हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क की सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और आपका उत्तराखंड का इतिहास समाप्त ही होने वाला है। देखिए, हमने शुरुआत की थी उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, फिर हमने पढ़ा गढ़वाल का परमार वंश, फिर हमने पढ़ा कुमाऊं का चंद्रवंश। उसके बाद उत्तराखंड में गोरखों की सत्ता स्थापित होती है, वो हमने कवर की थी। उसके बाद उत्तराखंड में ब्रिटिश आते हैं, यानी कि अंग्रेज आते हैं, उनकी सत्ता यहाँ पर स्थापित होती है। वहाँ से जो भी टॉपिक बनते हैं सब कुछ हमने कवर किया था। देखिए, जब उत्तराखंड में अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो जाता है और जिस समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता है, तो उत्तराखंड में भी अनेक प्रकार के आंदोलन होते हैं। तो वो जितने भी आंदोलन हुए थे, 25-30 आंदोलन, वो सब मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। और उसी दौरान उत्तराखंड में काफ़ी सारे संघ व परिषद स्थापित होते हैं, वो भी मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। तो अधिकांश जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास है, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी टॉपिक दिए हुए हैं किताबों में, वो सब मैं कवर करा चुका हूँ। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद एक मांग उठती है। वो मांग क्या होती है? अलग राज्य बनाए जाने की, यानी कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने की। तो उसी को आज से जो उसकी सीरीज चलेगी, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन। अब देखिए, जब राज्य बन रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ की जनता ने कह दिया कि उत्तराखंड अलग राज्य बना दो और बन गया, ऐसा नहीं है। उस राज्य को बनाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलते हैं, बहुत सारे परिषदों की स्थापना होती है, बहुत सारे संगठनों की स्थापना होती है, बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जा करके एक उत्तराखंड राज्य यहाँ पर बनता है। तो हमारी जो सीरीज चलेगी, इसमें 3 या 4 वीडियो आपकी आएंगी। इसमें हम लोग उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन को हम लोग समाप्त करेंगे और किस प्रकार से उत्तराखंड बनता है, क्या क्या यहाँ पर संघ परिषद और सम्मेलन और संगठन यहाँ पर स्थापित होते हैं, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। और क्या क्या यहाँ पर आंदोलन चलाए जाते हैं, कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन का पहला पार्ट आज हमारा होगा और अगला पार्ट जल्द ही आपका आ जाएगा। तो देखिए, एक बात ये सोचिए कि आखिर उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये था, उत्तराखंड पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब जो उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो कैसा भाग है? वो मैदानी भाग है। और उत्तराखंड का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है? पर्वतीय भाग। मात्र कुछ ही जिलों को अगर हम लोग बात करें, उधम सिंह नगर की, हरिद्वार की, 2-3 ही जिले ऐसे हैं जो कि मैदानी हैं। 2 ही जिले हैं, बाकी तो हम लोग देखें पूर्ण तरीके से 2 ही जिले हैं जो मैदानी हैं, बाकी तो सारे के सारे पर्वतीय हैं। तो अब क्या हो रहा था, जैसे कि यूपी के अंतर्गत ही एक उत्तराखंड नामक जगह, यानी कि हम लोग कह सकते हैं छोटा सा एक क्षेत्र था। तो तराई क्षेत्र तो था नहीं, ये मैदानी ये था पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वो इस ओर अपना ध्यान नहीं दे पा रही थी। यहाँ के लोगों का ना विकास हो पा रहा था, ना यहाँ शिक्षा यहाँ पहुँच पा रही थी, ना चिकित्सा की सुविधा यहाँ पहुँच पा रही थी। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस कारण से यहाँ के लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, चिकित्सा के क्षेत्र को लेकर, रोजगार के क्षेत्र को लेकर। तो और यहाँ के जो समाज की अनदेखी हो रही थी उसको लेकर। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि यहाँ के लोगों को विवश होना पड़ा एक अलग राज्य बनाने के लिए। तो उसी अलग राज्य को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया और बहुत सारे हम लोग देखते हैं सम्मेलन होते हैं, बहुत संगठनों की स्थापना होती है, बहुत आंदोलन चलाए जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, वहीं से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। देखिए, हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, जो जो तथ्य बनते हैं उन तथ्यों पर ही हम लोग बात करेंगे और जो जो महत्वपूर्ण होगा जहाँ पर से, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर रहेगा उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन, पहला हमारा आज का पार्ट रहेगा। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण व आंदोलन व सम्मेलन संगठन, मतलब कि जिस समय उत्तराखंड राज्य निर्माण हो रहा था, उसकी उसकी जो हम लोग कहते हैं शुरुआत हो रही थी, तो उसके दौरान कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से सम्मेलन हुए, कौन कौन से संगठन यहाँ पर स्थापित होते हैं और कौन कौन से संघ यहाँ पर स्थापित होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी राज्य होता है, कोई भी राज्य स्थापित होता है, कोई भी चीज़ हम लोग कह सकते हैं, तो उसको चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना संगठन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं श्रीनगर सम्मेलन से। ये श्रीनगर सम्मेलन मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। देखिए, श्रीनगर सम्मेलन हुआ है 1938। ये श्रीनगर सम्मेलन पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको इस वाली लाइन में समझ में आएगा। चलिए ठीक है। देखिए, 5 मई 1938 में श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और देखिए, इसके अध्यक्ष थे प्रताप सिंह। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, पहले तो आपको ये नोट कर लीजिए श्रीनगर सम्मेलन कब होता है। देखिए, एक वीडियो मैंने आपको पढ़ाई थी जहां मैंने श्रीनगर सम्मेलन 1932 बताया था, हालांकि उसके आगे वाली वीडियो में मैंने आपको ये सही करा दिया था, 1938 करा दिया था। अगर आपने अभी तक वो करेक्शन नहीं किया है तो आप वहां पर से उसको करेक्शन कर लें। चलिए ठीक है। तो देखिए, 1938, 5 मई 1938 में श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रताप सिंह। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, जवाहरलाल नेहरू व विजय लक्ष्मी पंडित भी इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। तो प्रश्न
प्रश्न दोस्तों यहाँ से बन सकता है कि उत्तराखंड के किस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुए थे। तो श्रीनगर सम्मेलन में शामिल हुए थे, और श्रीनगर सम्मेलन कब होता है? 1938 को, और उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रताप सिंह। देखिए यहाँ पर से ये महत्वपूर्ण क्यों है श्रीनगर सम्मेलन, क्योंकि देखिए इसी सम्मेलन में श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग उठाई थी। अब देखिए बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, परीक्षा वाणी हो, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि पृथक उत्तराखंड की सर्वप्रथम जो मांग की थी वो श्रीनगर सम्मेलन में 1938 में ही की गई थी। कब? पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 में श्रीनगर सम्मेलन में ही की गई थी। काफी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन 1938 से पहले भी छोटे मोटे स्तर पर उत्तराखंड राज्य बनाए जाने की मांग की जाती थी। लेकिन हम लोग अगर कहें बड़े स्तर पर और एक अच्छे स्तर पर एक व्यवस्थित तरीके से जो एक मांग की जाती है वो 1938 में ही की जाती है। इसीलिए अधिकांश किताबों में लिखा हुआ है कि पृथक उत्तराखंड की सर्वप्रथम जो मांग की गई थी 1938 में श्रीनगर सम्मेलन में की गई थी। देखिए अधिकांश किताबों में अगर ये लिखा हुआ है, परीक्षा वाणी में भी ये लिखा हुआ है, आयोग तो हम लोग देखते हैं परीक्षा वाणी से अधिकांश प्रश्न उठाता है, तो आयोग अगर ये प्रश्न आपके सामने देता है तो 1938 वहां पर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश किताबों में ये 1938 ही लिखा हुआ है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगले पन्ने में आप लोग जाएंगे तो समझ जाएंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ हो गया। हालांकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी ये हमारे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित है, तो यहाँ पर हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर हम लोग बात करें पृथक राज्य आंदोलन की मांग 1938 में श्रीनगर सम्मेलन में किसने की थी, तो श्रीदेव सुमन का यहाँ पर नाम आएगा, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग उठाई थी। और देखिए 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। पहला प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? श्रीदेव सुमन ने की। कब की? 1938 में की। कहाँ की? दिल्ली में की। क्यों की? पृथक उत्तराखंड की मांग के लिए। देखिए 4-5 प्रश्न बन के आ रहे हैं, इनको सबको आपको नोट करना है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? श्रीदेव सुमन ने। कब की? 1938 में की। कहाँ की? दिल्ली में की। क्यों की? क्योंकि पृथक उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए। तो इतने सारे यहाँ पर से क्वेश्चन बनने को आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन और कि गणदेश सेवा संघ का नाम बाद में क्या पड़ गया? हिमालय सेवा संघ। ये भी आपको नोट करना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए श्रीनगर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी पृथक उत्तराखंड की वकालत की, मतलब यानी कि पृथक उत्तराखंड राज्य की वकालत की। जैसे कि श्रीनगर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे ना, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी पृथक उत्तराखंड की वकालत की थी और ये कहा था इस पर्वतीय अंचल को अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं निर्माण कर लेने तथा अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी पक्ष में थे कि एक पृथक उत्तराखंड बनाया जाए। जो श्रीनगर सम्मेलन में शामिल होते हैं तो उन्होंने इस प्रकार की पंक्तियां वहां पर कही थी। चलिए ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था 1938 में जो श्रीनगर सम्मेलन होता है उसमें सर्वप्रथम क्या हुआ था, मांग उठाई गई थी पृथक राज्य आंदोलन की। एक व्यवस्थित तरीके से, एक अच्छे तरीके से एक सम्मेलन करवाया गया था, जिसके लिए सम्मेलन के दौरान ही ये बात कही गई थी। हालांकि इससे पहले भी छोटे मोटे स्तर पर एक ज्ञापन देके या फिर हम लोग कह सकते हैं छोटी मोटी वार्ताएं करके ऐसे मतलब उत्तराखंड की मांग एक प्रकार से की जाती है, लेकिन जो बड़े स्तर पर जो की जाती है 1938 में की जाती है। इसलिए अधिकांश किताबों में 1938 आपको मिलेगा प्रथम बार जो पृथक उत्तराखंड की मांग की गई थी। फिर देखिए एक डेट और आती है 1897 की। हालांकि ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जहां पर मैं टिहरी रियासत शायद आपको पढ़ा रहा था, तो वहां पर शायद मैंने इसको कवर किया था, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ पर कवर करवाया था। देखिए 1897 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती, हीरक मतलब कि डायमंड जुबली, हीरक जयंती के अवसर पर ज्वालादत्त जोशी, हरिदत्त पांडे, गोपाल दत्त जोशी आदि लोगों ने विक्टोरिया को पत्र लिखा और कहा कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को जीता नहीं था, यानी कि उत्तराखंड के क्षेत्र को, वरन 1815 में स्वयं अपनी मर्जी से अपने आप को ब्रिटिश संरक्षण में रखा। देखिए गोरखों का जब यहाँ पर राज चल रहा था, जो गोरखों के राज के बाद उत्तराखंड में कौन आता है? अंग्रेज आते हैं। अब देखिए जो गोरखा राज था, उत्तराखंड के लोगों को गोरखा राज अत्यंत क्रूरतापूर्वक लगता था। तो जो उत्तराखंड के लोग थे वो ये चाहते थे कि गोरखा यहाँ से कैसे भी तरीके से भाग जाएं। तो उन्होंने जब यहाँ पर अंग्रेज आ रहे थे तो उत्तराखंड की जो जनता थी उन्होंने अंग्रेजों को सहयोग दिया और स्वयं को उनके संरक्षण में रखा था। तो जब ये लोग पत्र लिखते हैं तो उस पत्र में ये बात कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को जीता नहीं है, क्योंकि देखिए अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों से कोई युद्ध नहीं लड़ा था, उत्तराखंड के क्षेत्र के लोगों से कोई युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था गोरखों से लड़ा था। तो इस पत्र में ये बात कही गई थी कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को जीता नहीं है,
वरन 1815 में स्वयं अपनी मर्जी से अपने आप को यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश संरक्षण में रखा, इसलिए उनकी मातृभूमि को अलग प्रांत बनाया जाए। तो ये जो डिमांड रखते हैं, कौन रखते हैं? ज्वालादत्त जोशी, हरिदत्त पांडे, गोपाल दत्त जोशी। तो यहाँ पर देखिए एक बात सोचने वाली है, 1897 में क्या होता है? कीर्ति शाह ने देखिए वहाँ पर टिहरी में एक क्या बनवाया था कि एक स्तंभ बनाया था, एक टिहरी में महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली पर वहाँ पर उन्होंने बनाया था। तो उत्तराखंड में जब उनकी डायमंड जुबली पर वहाँ पर भी कीर्ति शाह ने भी वहाँ पर उनका उत्सव मनाया था, तो उसी दौरान क्या किया गया, कार्रवाई की गई थी। तो यहाँ पर से देखिए अगर आपको 1938 ऑप्शन में नहीं मिलता है, 1938 ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आप लोग अगर ऑप्शन में 1897 आता है, मान लिया 1897 आता है, 1896 आता है, 1898 आता है, 1899 आता है, तब देखिए अगर आपने 1938 ही पढ़ रखा है तो आप लोग 1897 भी याद रख लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड जो आयोग है वो इस समय काफ़ी डीप प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही अंदर से बिल्कुल क्वेश्चन उठा रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर हम लोग ब्रिटिश काल में घुसते हैं बहुत ही अंदर तक, तो 1897 में हमको एक ऐसी डेट मिलती है जहां पर एक पत्र के द्वारा महारानी विक्टोरिया को ये कहा गया था कि उनकी मातृभूमि को एक अलग प्रांत बनाया जाए। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 1897 की काफ़ी महत्वपूर्ण ये डेट रहेगी। और देखिए इससे पहले ऐसी कोई भी वार्ता अभी तक नहीं होगी, मतलब कि 1897 से पहले कोई भी ऐसी बात, कोई भी छोटे-मोटे तरीके से कोई ज्ञापन देके अभी तक मतलब कोई नहीं होगी। अब जो भी कार्रवाई होगी अलग राज्य बनाने के लिए वो 1897 के बाद ही होगी। जैसे कि 1923 में क्या हुआ था? 1923 में पर्वतीय क्षेत्र को संयुक्त प्रांत से पृथक करने के लिए जो संयुक्त प्रांत का गवर्नर था उसको एक ज्ञापन सौंपा गया था। कब? 1923 को। लेकिन 1897 एक पहली ऐसी डेट है जब ये बात सामने आती है कि मातृभूमि को अलग प्रांत बनाया जाए। देखिए यहाँ पर से अब देखिए मैंने आपसे ये कहा था 1938, 1938 ही डेट मतलब क्यों इस समय हर किताब में लिखी हुई है, वो इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि देखिए 1897 में किससे कहा गया था? ये कहा गया था इंग्लैंड की महारानी से, किससे? विक्टोरिया से। लेकिन 1938 में जो कहा जाता है, जो उत्तराखंड में जैसे कि हम लोग देखते हैं 1937 में क्या होते हैं? प्रांतीय चुनाव होते हैं, और प्रांतीय चुनावों के बाद जैसे कि गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो एक प्रकार से जहाँ पर सरकार बन रही है, भारतीयों की सरकार बन रही है, तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं भारत में जो सरकार स्थापित हो रही है उससे ये डिमांड की जाती है। तो इसीलिए 1897 वाली डेट हमको किताबों में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये बात आपको हर एक किताब में, अधिकांश किताबों में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन किसी किसी किताब में ये बात भी आपको देखने को मिली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 1938 नहीं मिलता है, देखिए ये तो 19 ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, 1937, 1938, 1939 या 1940, ऐसे नहीं आएंगे कि 1897 ले लिया, 1938 ले लिया, 1923 ले लिया, ऐसे नहीं। वहाँ पर एग्जाम में देखिए आयोग भी इतना नहीं फंसना चाहता है कि वहाँ पर से हर प्रश्न में आपत्ति लग जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर एग्जाम में प्रश्न 1897, 1895, 1894, 1898 ऐसे आ रहे हैं तो आपको 1897 की तरफ जाना है। चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर देखिए जैसे कि ज्ञापन चले गया किसके बाद? महारानी विक्टोरिया के पास। अब महारानी विक्टोरिया ने, जो वहाँ का राज्यपाल होगा उस समय, जो संयुक्त प्रांत का, तो उन्होंने क्या किया था, इसको राज्यपाल के पास भेजा इस पत्र को, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये कार्य ठंडे बस्ते में चला जाता है, यानी कि कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं की गई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए 1938 में जैसे कि श्रीनगर सम्मेलन होता है। उसके बाद देखिए 1946 में एक सम्मेलन होता है, कहाँ पर? हल्द्वानी में। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बद्रीदत्त पांडे ने उत्तर प्रदेश के इस पर्वतीय हिस्से के लिए अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग की थी। यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि बद्रीदत्त पांडे ने एक अलग से उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग कब की थी? 1946 में की थी। हल्द्वानी में एक सम्मेलन हुआ था, या हल्द्वानी सम्मेलन में 1946 में किसने उत्तराखंड को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग की थी? तो किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। और देखिए यहाँ पर ही अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल और कुमाऊं के भूभाग को अलग कर एक अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी, परंतु संयुक्त प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो गोविंद वल्लभ पंत होते हैं, जिनका संबंध उत्तराखंड से ही होता है, वो भी इस मांग को ठुकरा देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये रही थी बात। 1938 की हमने पढ़ ली, 1897 की हमने पढ़ ली, 1923 में भी एक ज्ञापन दिया गया था, और 1946 की भी हमने बात पढ़ ली। देखिए शुरुआत हो रही है एक, हम लोग कह सकते हैं, देखिए जब भी कोई शुरुआत होती है ना, तो एक हम लोग मतलब
एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय होती है। ऐसा नहीं है कि आज घोषणा कर दी हमें राज्य चाहिए और कल को राज्य बन गया, ऐसा नहीं, दशकों लग जाते हैं किसी भी चीज़ की मांग करने में, राज्य की मांग करने में। तो धीरे धीरे करके सम्मेलन हो रहे हैं, संगठन बन रहे हैं, आवाज़ उठाई जा रही है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, एक पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना होती है। प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। देखिए 1950 में उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश को मिलाकर अलग हिमालयी राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया था। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, तो आपको याद रखने हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक अलग हिमालयी राज्य बनाने के लिए किस जन समिति या फिर किस संगठन या फिर किस समिति की स्थापना की गई थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना की गई थी। ऐसे प्रश्न ये बनते हैं जैसे कि पर्वतीय विकास जन समिति में क्या मुख्य बात कही गई थी? क्या मुख्य बात कही गई थी? उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश को मिलाकर एक हिमालयी राज्य बनाने की बात की गई थी। 1950 आपको डेट याद रखनी है। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1952 की डेट आती है। ये डेट जितनी आज देखिए डेट बहुत आने वाली है और आपको हर एक डेट याद रखनी काफ़ी महत्वपूर्ण ये डेट रहेंगी। यही डेट एग्जाम में पूछी जाती हैं। 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पीसी जोशी ने केंद्र सरकार को पृथक उत्तराखंड राज्य के संबंध में ज्ञापन दिया, किंतु उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जो स्वयं उत्तराखंड के निवासी थे, इन्होंने इस मांग को फिर से अस्वीकार कर दिया। 1946 में भी अस्वीकार किया, 1952 में भी अस्वीकार कर दिया। तो देखिए 1952 में, अब यहाँ पर प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि पीसी जोशी ने पृथक उत्तराखंड राज्य के संबंध में एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को कब दिया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1952 में। हालांकि इनका नाम अभी हम आगे और लेंगे 1970 में। 1970 में इनका नाम एक बार और आएगा, लेकिन प्रथम बार अगर हम लोग बात करते हैं कि पीसी जोशी ने पृथक उत्तराखंड राज्य के संबंध में ज्ञापन कब दिया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1952 को। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न बनते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात कही तथा पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग की, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात कब कही और पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग कब कही? ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1955 में। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नेता रहते हैं, इन्होंने इसको स्वीकार ही नहीं किया। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात कब की थी या फिर पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने की बात कब कही थी? 1955 में कही थी। या फिर प्रश्न ऐसे बनेगा किस आयोग ने ये बात कही थी? तो आपको याद रखना है फजल अली आयोग ने कही थी, 1955 में ये बात कही थी। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला नाम आता है टिहरी रियासत के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह का। मानवेंद्र शाह जैसे कि पूर्व नरेश हो चुके हैं, क्योंकि 1949 में टिहरी का तो भारत संघ में विलय हो गया था। तो देखिए 1957 में मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया, परंतु आंदोलन को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जैसे कि टिहरी के नरेश थे, पूर्व नरेश हो चुके थे, और टिहरी के नरेश अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए कि मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से कब शुरू किया था? 1957 में। डेट बहुत महत्वपूर्ण रहेगी मानवेंद्र शाह की। लेकिन ये जो आंदोलन इन्होंने चलाया था उसको पर्याप्त जन समर्थन नहीं मिलता है और ये आंदोलन भी इतना सक्सेस नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1957 को तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी कृष्णाचार्य ने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया था। यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें उस दौरान हो रही थी, अलग अलग जो लोग थे अलग अलग बातें कह रहे थे, अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे थे। लेकिन अभी वो दौर नहीं आया है, अभी तो हल्की फुल्की बातें चल रही हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ बातचीत का ही दौर चल रहा है। तो 1957 में टी कृष्णाचार्य ने भी पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना होती है 24 से 25 जून 1967 को रामनगर में, और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं दया कृष्ण पांडे। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब होती है? 24 से 25 जून 1967 को रामनगर में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे दया कृष्ण पांडे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर पर्वतीय राज्य परिषद का गठन तो कर दिया गया, इसकी स्थापना कब की गई? 24-25 जून 1967 को। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या रहेगा ये भी आपको समझना है। इसका उद्देश्य था पर्वतीय राज्य की मांग को एक आंदोलन में तब्दील करना। मतलब जो पर्वतीय राज्य की जो मांग हो रही है, जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार मान नहीं रही है, तो जो ये बात चल रही है, जो मांग चल रही है, इसको अब आंदोलन में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ की जनता समझ गई थी
कि बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलेगा, तो उसी के लिए पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की जाती है 24 से 25 जून 1967 को रामनगर में। ऐसे दोस्तों पूछ लेता है कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी, तो रामनगर में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, दया कृष्ण पांडे। चलिए पर्वतीय राज्य परिषद के कुछ बातें हम लोग और जान लेते हैं। तो देखिए पर्वतीय राज्य परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये बनाया गया था गोविंद सिंह मेहरा को। और पर्वतीय राज्य परिषद का महासचिव किसे बनाया गया, नारायण दत्त सुंदरियाल को, जो कि 1967 में हमारा पर्वतीय राज्य परिषद स्थापित हो रहा है। इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए, गोविंद सिंह मेहरा, और महासचिव कौन बनाए गए, नारायण दत्त सुंदरियाल इसके महासचिव बनाए गए। ये दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ऐसे कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में हुई थी, उसके महासचिव कौन बनाए गए, नारायण दत्त सुंदरियाल, उसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए, गोविंद सिंह मेहरा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, फिर देखिए 1967 में क्या होता है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना होती है। और पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन पुनर्गठन होता है इसका कब, 1973 में। 1967 में क्या हुआ था, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना होती है, और 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। कब किया गया, 1973 में। तो दोस्तों ये प्रश्न देखिए कितने कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना होती है 1967 में। अगर हम इसके आगे लगा देते हैं पृथक पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब होती है, 1973 में। तो दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। और जब पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1973 में किया गया, तो इसमें प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को भी शामिल किया गया। तो ये प्रश्न बन सकते हैं, पृथक राज्य की प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को पृथक पर्वतीय राज्य परिषद में कब शामिल किया गया, तो 1973 में इनको शामिल किया गया। बड़े नाम है इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, फिर देखिए अगला आता है पर्वतीय विकास परिषद। देखिए जो परिषद स्थापित हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ये समझने वाली बात है। कि इसलिए स्थापित हो रहे हैं कि क्योंकि देखिए जब कोई परिषद स्थापित किया जाएगा, कोई संगठन बनाया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। अगर वो लोग शामिल होंगे तो उस परिषद का जो मुख्य नेता होगा तो भाषण देगा। भाषणों के द्वारा जो वो जनता जो शामिल हुई है उसमें, वो उनमें क्या होगा, उनमें एक ऊर्जा आएगी, उनमें एक भावना पैदा होगी क्रांति की, उनमें एक मतलब लगेगा, और जागरूक उनको किया जाएगा। बहुत सारी बातें उनको बताई जाएंगी, यहाँ की समस्याओं से उनको वाकिफ कराया जाएगा, और जो वो लोग हैं वो अन्य लोगों को इन बातों की जानकारी देंगे। तो इसीलिए परिषदों की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। ऐसा नहीं कि खाली बिन मतलब के इन परिषदों की स्थापना यहाँ पर हो रही है। तो जो ये परिषद स्थापित हो रहे हैं इनका कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, पृथक उत्तराखंड। हर जो परिषद यहाँ पर स्थापित होगा उसका उद्देश्य क्या होगा, पृथक उत्तराखंड, लेकिन उनका तरीका अलग होगा। कोई बातचीत के द्वारा, कोई आंदोलन के द्वारा, कोई हिंसक, कोई अहिंसक भी होगा। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर विचारधाराएं जुड़ेंगी। अलग अलग विचारधाराओं के लोग अलग अलग परिषद से जुड़ेंगे। फिर देखिए पर्वतीय विकास परिषद। पर्वतीय, देखिए यहाँ पर क्या था, पर्वतीय राज्य परिषद, समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पर क्या था, पर्वतीय राज्य परिषद, इसके आगे पृथक लगा, इसके आगे पृथक लगा, तो ये हो गया पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। 1967 में कौन सा था, पर्वतीय राज्य परिषद। देखिए कंफ्यूजिंग वाला है, थोड़ा समझेंगे। उसके बाद देखिए पृथक पर्वतीय राज्य परिषद 1973 में था। उसके बाद देखिए पर्वतीय विकास परिषद, जब यहाँ पर विकास लग गया तो ये 1969 हो गया। ये आपको समझना है। देखिए पर्वतीय राज्य परिषद और पृथक पर्वतीय राज्य परिषद एक प्रकार से एक ही हैं। 1967 और 1973 डेट आपको यहाँ पर से याद रखनी है। लेकिन जैसे ही आप लोग आते हैं पर्वतीय विकास परिषद में, तो डेट कौन सी हो जाएगी, 1969। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया था। ये तो सिर्फ एक बहाना था यहाँ के लोगों को बहकाने के लिए, या यहाँ दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसकी जनता के लिए कुछ सोचती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ था नहीं। फिर देखिए अगला आता है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। इसका गठन कब होता है, 1970 में। काफी महत्वपूर्ण है ये भी। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने इसका गठन कर पृथक उत्तराखंड की मांग दोहराई। 1952 में पीसी जोशी ने सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग की थी। लेकिन देखिए दोबारा एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पीसी जोशी ने पहली बार पृथक राज्य की मांग कब की थी, 1952 में। पीसी जोशी ने दूसरी बार पृथक राज्य की मांग कब की थी, 1970 में। किसके द्वारा की थी, ये की थी कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कर इन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग को दोहराया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है उत्तरांचल परिषद। उत्तरांचल परिषद का गठन कब होता है, 1972, और इसका गठन कहाँ पर होता है, नैनीताल में। देखिए जो जगह होती है ना काफी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में जगह बहुत पूछी जाती है कि उत्तरांचल परिषद का गठन कहाँ हुआ था, नैनीताल में। कब हुआ था, 1972 में। देखिए उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना भी दिया था, और 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा उत्तराखंड में
स्थापित किस परिषद ने दिया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरांचल परिषद ने दिया था। और कब दिया था? 1973 में। उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1973 में। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तरांचल परिषद ने दिया था। उत्तरांचल परिषद आपको याद रखना है। और 1972 में, देखिए 1972 में इसका गठन होता है नैनीताल में। और 1973 में इसने दिल्ली चलो का नारा दिया था। एक बात यहाँ से और महत्वपूर्ण है, तथा चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से दिल्ली स्थित वोट क्लब की इसमें एक पद यात्रा की जाती है। जो उत्तरांचल परिषद के ही सदस्य होते हैं, चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी, उन्हीं के नेतृत्व में बद्रीनाथ से वोट क्लब तक की पद यात्रा की गई है, की जाती है, की गई है यानी की जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान बद्रीनाथ से दिल्ली स्थित वोट क्लब तक पद यात्रा किसके नेतृत्व में की गई? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में। चलिए ठीक है। फिर देखिए, मानवेंद्र शाह के प्रयासों से 1956 में उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया था। देखिए यहाँ पर से आपको ये चीज समझनी है, उत्तरांचल परिषद का गठन तो किया जाता है 1972 में, लेकिन उत्तराखंड परिषद का गठन मानवेंद्र शाह के प्रयासों से 1956 में किया गया। अब देखिए यहाँ से अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि मानवेंद्र शाह के प्रयासों से उत्तराखंड परिषद का गठन कब किया गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1956 में। लेकिन अगर प्रश्न ये बनता है कि उत्तरांचल परिषद का गठन कब किया गया था? 1972 में। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, सिर्फ यहाँ पर खंड और यहाँ पर आंचल, तो इन चीजों का ही अंतर है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पहले जैसे कि उत्तराखंड की जो मांग की जा रही थी ना, जो पहले, वो उसमें उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, उत्तराखंड शब्द का, इसलिए उत्तराखंड परिषद का गठन होता है। लेकिन बाद में इस उत्तराखंड शब्द को परिवर्तित कर उत्तरांचल शब्द जो है उपयोग में लाया जाने लगा था। फिर देखिए फिर आता है हमारे पास पर्वतीय विकास निगम, काफी महत्वपूर्ण है। पर्वतीय विकास निगम हर किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पर्वतीय विकास निगम का जो गठन किया गया था 30 मार्च 1971 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? उसका मुख्यालय बनाया गया था नैनीताल को। समझेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा इसमें इसमें एक कहानी है, उसको हमको समझना है। तो पर्वतीय विकास निगम आपको याद रखना है 30 मार्च 1971 को। इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? कमलापति त्रिपाठी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था उस समय नैनीताल को बनाया गया था। लेकिन जिस समय नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1975 में इसका मुख्यालय देहरादून लाया गया। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा था, पहले जो मुख्यालय था वो कहाँ था? नैनीताल में, यानी कि कुमाऊं वाले क्षेत्र पर। 1975 में नारायण दत्त तिवारी के समय इसका मुख्यालय कहाँ लाया गया? देहरादून में। अब देखिए देहरादून में कहाँ पर पड़ेगा? गढ़वाल में। अब देखिए जब पर्वतीय विकास निगम का मुख्यालय देहरादून ले जाया गया तो कुमाऊं के लोगों ने इसे पुनः से नैनीताल लाने की बात कही। तभी नारायण दत्त तिवारी ने एक मतलब फंस जाते हैं वो कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों के बीच में, क्योंकि देखिए अब तो गढ़वाल आ चुके हैं उसे। कुमाऊं के लोग ऐसा कहते हैं कि इसको कहाँ लाया जाए? कुमाऊं में लाया जाए। अब देखिए फिर क्या होता है, उस समय उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो अब देखिए नारायण दत्त तिवारी क्या करते हैं, नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश के सभी 11 मंडल, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल मिलाकर 11 मंडल हुआ करते थे। कब की बात हम लोग कर रहे हैं? 1975 की बात। उस समय पूरे उत्तराखंड यानी पूरे संयुक्त प्रांत शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर। पूरे संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उसमें कुल मिलाकर 11 मंडल हुआ करते थे। तो नारायण दत्त तिवारी ने क्या किया, सभी 11 मंडलों में विकास निगमों की स्थापना कर दी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जनताओं के बीच में उनका कुछ गलत प्रभाव पड़े। उन्होंने क्या किया, सभी मंडलों में विकास निगमों की स्थापना कर दी। तो अब के देखिए विकास निगमों की स्थापना कर दी तो क्या होता है, पर्वतीय विकास निगम का यहाँ पर विघटन हो जाता है और उसकी जगह पर कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की जाती है। तो ये रही थी इसके पीछे की कहानी। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि वहां पर नारायण दत्त तिवारी घिर जाते हैं और वो जो 11 मंडल होते हैं उत्तर प्रदेश के, देखिए जो 9 मंडल होते हैं उत्तर प्रदेश में होते हैं और 2 मंडल जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कुमाऊं में, उत्तराखंड में होते हैं। तो उत्तराखंड के जो 2 मंडल होते हैं वहां पर देखिए क्या, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की जाती है। देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976 को और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976, सेम डेट ही आती है। देखिए कहीं कहीं पर ये डेट आपको डिफरेंट भी मिलती है, कहीं 1973 लिखा हुआ है,
कहीं 1963 भी लिखा हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के डेटा आपको अलग अलग पुस्तकों में ये मिलती हैं। लेकिन 31 मार्च 1976 को ही कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की जाती है। अब देखिए, जिस समय इन मंडलों की स्थापना की गई थी उस समय जो इनका मुख्यालय बनाया गया था वो देहरादून को बनाया गया था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना के समय इनका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो उस समय बनाया गया था कहाँ पर, देहरादून में। लेकिन बाद में कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो मुख्यालय बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, नैनीताल में, और गढ़वाल वाला तो देहरादून में ही रहा। तो ये अब अगर क्वेश्चन अब वर्तमान का बनता है कि वर्तमान में कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो नैनीताल में ही हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है। कब होता है, 1976 में। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार आ भी चुके हैं, जितने भी प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ सारे के सारे आ चुके हैं एग्जाम में, तो एक भी आपको नहीं छोड़ना है। तो उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब होता है, 1976 में। 1978 में इसके सदस्यों ने संसद का घेराव किया था। तो उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों ने संसद का घेराव कब किया था, 1978 में। इसका भी एक ही उद्देश्य था, पृथक राज्य उत्तराखंड। चलिए ठीक है। फिर देखिए, उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन 1979 में इसका होता है। देखिए, एक आता है पर्वतीय राज्य परिषद, एक आता है पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, एक आता है पर्वतीय विकास परिषद। पर्वतीय राज्य परिषद कब था, 1967 में। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद 1973 में। पर्वतीय विकास परिषद 1969 में। उसके बाद कौन सा आता है, उत्तरांचल राज्य परिषद। तो देखिए, अनेक प्रकार के यहाँ पर नाम आ रहे हैं। तो उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन कब होता है, 1979 में। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, जनता पार्टी सरकार के सांसद त्रेपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन 1979 ईस्वी में किया जाता है। देखिए, इसके सदस्यों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए ज्ञापन दिया था। तो मोरारजी देसाई को उत्तरांचल राज्य परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, एक ज्ञापन दिया और पृथक राज्य आंदोलन की जो मांग थी उनके सामने रखी थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, अगला आता है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन। काफी बार दोस्तों ये इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन होता है वो होता है 25 जुलाई। डेट भी आपको नोट कर लेनी है, 25 जुलाई 1979 को मंसूरी में इसकी स्थापना होती है। दरअसल होता क्या है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। 24 से 25 जुलाई के बीच में 1979 में मंसूरी में एक कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का एक सम्मेलन वहाँ पर, जैसे कि आयोजित पर्वतीय विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। कब, 24 से 25 जुलाई 1979 में एक पर्वतीय विकास सम्मेलन का एक वहां पर आयोजन होता है, और उसी दौरान क्या होता है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है, 25 जुलाई 1979 को। देखिए, यहाँ से प्रश्न ऐसा बन सकता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस सम्मेलन के दौरान किया गया था, ऐसा प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा घुमा के पूछे तो उत्तराखंड क्रांति दल का गठन पर्वतीय विकास निगम जो नहीं पर्वतीय विकास सम्मेलन के दौरान किया गया था, और 25 जुलाई 1979 को मसूरी में, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, मसूरी में किया गया था। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे देवीदत्त पंत, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अब देखिए, जो देवीदत्त पंत थे वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति भी थे। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि देवीदत्त पंत जिस समय इनको उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था उस दौरान ये मतलब कहाँ कुलपति थे, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे। अब देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का लक्ष्य क्या था। इस दल का सिर्फ एक लक्ष्य राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की मांग करना। जी, यहाँ पर कि उसमें 8 पर्वतीय जिले होंगे, उनको मिलाकर एक अलग राज्य की स्थापना करना, इसका जो मुख्य लक्ष्य था, बस एक ही लक्ष्य था इसका, वो पृथक उत्तराखंड की स्थापना करना। चलिए ठीक है। उसके बाद ही क्या होता है, 1979 में तो इसका गठन होता है, लेकिन 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया। काफी बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था, 1987 में। और जब इस समय 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन होता है तो उत्तराखंड क्रांति दल की जो बागडोर है वो आ जाती है काशी सिंह ऐरी के। एक युवा नेता होते हैं काशी सिंह ऐरी, इनके पास उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर आ जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण ये दोनों ही प्रश्न रहेंगे। क्रांति उत्तराखंड यूकेडी, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, यूकेडी का जो गठन होता है 1979 में, और जो यूकेडी का जो विभाजन होता है 1987 में। और 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का जब विभाजन हुआ था तब उसकी बागडोर किसके पास आई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, काशी सिंह ऐरी के पास इसकी बागडोर आ जाती है। फिर देखिए,
फिर देखिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 23 नवंबर 1987 को, डेट लिख लेंगे, 23 नवंबर 1987 को वोट क्लब दिल्ली में धरना दिया तथा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने वोट क्लब दिल्ली में धरना कब दिया था, तो ये पहली बार दे रहे हैं 23 नवंबर 1987 को। मैंने यहाँ पर डेट लिखी है 23 नवंबर 1987 को, और 23 नवंबर 1987 को ही उत्तराखंड क्रांति दल ने हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की। और ये मांग यानी कि हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की यह पहली मांग थी। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए कि पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग किस दल के द्वारा, किस परिषद के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। कब? 23 नवंबर 1987 को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए 1984 में क्या हुआ। 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न रहेगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता अभियान क्यों चलाया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1984 में। मांग एक ही थी, राज्य की मांग। तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं और एग्जाम में यही घटनाएं पूछी जाती हैं और कुछ नहीं पूछा जाता है। ये बात आप मेरे ध्यान रखिए, एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं और कुछ भी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। बस जो फैक्ट थे वही पूछे जाएंगे। अब देखिए घटनाएं इतनी ही हुई हैं तो यही तो पूछी जाएंगी, और तो कोई घटना हुई नहीं है। बाकी जो भी किताबें हैं वो सब मैं आपको कवर करवा ही रहा हूँ, सब किताबों में यही लिखा हुआ है। चलिए ठीक है। फिर देखिए 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। ये एक प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि ये प्रश्न काफी बार दोस्तों एग्जाम में ऐसे इस तरीके से आ चुका है कि किसने 1987 में किसने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था। तो काफी बार दोस्तों नाम पूछ लिया गया है, त्रिवेंद्र पवार ये नाम पूछ लिया गया है कई बार एग्जाम में, और डेट भी कई बार पूछ ली गई है कि त्रिवेंद्र पवार ने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम कब फेंका था। ये फेंका था 23 अप्रैल 1987 को। इस समय ये उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष के पद पर थे। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद देखिए एक होता है अल्मोड़ा अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन, ये होता है 1987 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, काफी महत्वपूर्ण रहेगा, लाल कृष्ण आडवाणी ने। काफी महत्वपूर्ण दोस्ती प्रश्न है, प्रश्न बनेगा अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन जो कि 1987 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। अब देखिए इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल ही स्वीकार किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना 1956 में क्या हुआ था, मानवेंद्र शाह ने उत्तराखंड परिषद का गठन किया था। वो उसके बाद मैंने आपको बताया जो उत्तराखंड शब्द का प्रयोग ना करके बाद में उत्तरांचल शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तरांचल नाम इसको स्वीकार किया गया। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्या है कि अल्मोड़ा पार्टी सम्मेलन कब हुआ था, 1987 में, और अध्यक्षता किसने की थी, लाल कृष्ण आडवाणी ने। और इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही थी, इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा। अभी तो हमें बहुत सारे कुछ सम्मेलन पढ़ने हैं। अभी तो आंदोलन तो हमारे आई नहीं है, अभी तो हम सिर्फ सम्मेलन जो संगठन जो स्थापित हुआ था वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आंदोलन इस दौरान कम ही हुए थे। आंदोलन जैसे कि खटीमा कांड हुआ था, बाटा घाटा कांड हुआ था, मंसूरी हो गया, रामनगर कांड हुआ था। तो आंदोलन देखिए उत्तराखंड को बनाए जाने के दौरान ज़्यादा हुए नहीं है, कुछ ही हुए हैं जिनको हम लोग कवर कर लेंगे। अधिकांश जो यहाँ पर स्थापित होते हैं संघ परिषद स्थापित होते हैं, तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। तो पहला पार्ट आपका जब आपका कंप्लीट हो गया है, दूसरा पार्ट भी आपका जल्द ही आ जाएगा। और दोस्तों आप लोग हमारे एफबी पेज से जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप में भी आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने लिंक में दिया हुआ है नीचे। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक किया कीजिए, कि लाइक करते हैं तो मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ पूछना होता है तो कुछ डाउट है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।